फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1978 से, जहां हम फ्रांस और ब्रिटेन के कुछ जवानों को दिखाया जाता है जो वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा है, जो जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे होते हैं। इसी बीच ब्रिटिश आर्मी का एक सोल्जर बुरी तरह से घायल हो जाता है क्योंकि उसे जर्मन सोल्जर ने बहुत सारी गोलियों से भून दिया था। उसे इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ इलाज के दौरान उसकी बॉडी से 3 गोलियां डॉक्टर निकालते हैं। इनमें से एक सिल्वर की गोली होती है जो देखने में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वो सोल्जर को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम कार्लेट नाम के एक लेडी को देखते हैं जो अपने कार से किसी से मिलने के लिए एक घर आई हुई है, और इसी बीच कार्लेट उस घर में अपने बचपन की कुछ तस्वीरें देखती है। इसके बाद हमें कार्लेट का पास दिखाया जाता है और फिल्म शिफ्ट होती है 35 साल पहले, जहां हम कार्लेट को उसके भाई एडवर्ड के साथ देखते हैं जो अपनी माँ इजाबेल और फादर सिमन के साथ रहते थे। कार्लेट के फादर बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, जिससे उससे शहर के सारे लोग डरते थे, और सिमन आए दिन किसी न किसी की जमीन हड़प लिया करता था, और इसी के कारण उसकी बीबी और उसके बच्चे बहुत ज्यादा डरा करते थे। इसके बाद हम उसी टाउन के अंदर में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कबीले वाले होते हैं और जो उसी जगह पे शिफ्ट हो रहे थे। उसी कबीले में एक औरत भी होती है जो वहीं मौजूद एक आदमी को चांदी के सिक्के देती है। उसे कहती है कि इन सिक्कों को पिघलाकर सिल्वर का एक जबड़ा बनाए। वो औरत उस आदमी से कुछ मिस्टीरियस बातें भी करती है, और वो आदमी औरत की बात मान लेता है और उन सिक्कों को पिघलाकर एक चांदी का जबड़ा तैयार कर लेता है और उस औरत को देता है। अब हम उसी औरत को देख पाते हैं जो उसी जबड़े की मदद से किसी तरह का टोटका कर रही होती है और मंत्र भी पढ़ रही होती है। इसके बाद हमें सिमंस को दिखाया जाता है जो टाउन से आए कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था। तभी कार्लेट और एडवर्ड दोनों चुपके से उनकी बात को सुन रहे होते हैं। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि टाउन में एक कबीले के लोगों ने कब्जा कर लिया है। वो लोग जिप्सी सभ्यता के लोग हैं जो बहुत ही निचले स्तर की जाति के हैं। उन्हीं में से एक आदमी सिमंस को बताता है कि हमें किसी भी तरह से उन लोगों को यहाँ से भगाना होगा ताकि हमारे शहर का माहौल खराब ना हो। दरअसल सिमंस लोगों के द्वारा हत्याई गई जमीनों को भी छुड़वाया करता था, इसी कारण सभी लोग उसके पास मदद मांगने के लिए आते थे। अगले दिन हम सिमंस को देखते हैं जो अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर उन कबीलों वालों के पास जाता है बात करने के लिए, लेकिन वो लोग उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। इसी कारण वो गुस्सा हो जाता है और वो अपने आदमियों के साथ वहाँ मौजूद सारे कबीले वाले लोग को खत्म करके और उनके बनाए गए टेंटों को तोड़कर उनमें आग लगा देता है। इसके बाद हमें उसे औरत को दिखाया जाता है जो कि टोटका कर रही थी और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके साथ एक आदमी भी होता है, लेकिन किसी तरह से सिमंस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। उसके पास से मिले चांदी के जबड़े को देखकर सिमंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि उस लेडी को उसकी चांदी के जबड़े के साथ जमीन में दफन कर दो, और उस औरत को जिंदा ही उस जबड़े के साथ दफन कर दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान वो औरत अभी भी मंत्र पढ़ रही होती है, अपने रिचुअल्स को पूरा कर रही होती है। बचा वो आदमी भी वहाँ पे मौजूद था जिसे सिमंस के लोग लकड़ी के सहारे ही बांध देते हैं, जैसे कि खेत में एक पुतले को बांधा जाता है और उसे मारकर लटका दिया जाता है। अब उसी रात में हम कार्लेट को देख पाते हैं जो कि सपना देख रही होती है, जिसमें वो उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर उस औरत को दफनाया गया था। वो औरत को दफनाए वाली जगह पे खोदने लगती है। उसे वहीं पर आदमी भी नजर आता है जिसे लकड़ी के सहारे बांधा गया था, जिसका सर उसे धड़ से घूमने लगता है। जिसे देखकर कार्लेट पूरी तरह से डर जाती है, वो उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद हम जॉन नाम के एक पैथोलॉजिस्ट को देखते हैं जो दरअसल जिप्सी कबीले के मारे गए लोग की इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वहीं पर हम अल्फ्रेड नाम के एक पुलिस वाले को भी देख पाते हैं जो वहाँ पे उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। अब उसी रात हम कार्लेट के भाई एडवर्ड को देख पाते हैं जिससे वही सपना आता है जो कि कार्लेट को आया था। वो भी कार्लेट की तरह सपने में उसी खेत के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो दफन की गई औरत के पास से वही चांदी का जबड़ा निकाल लेता है, जिसके बाद से उस खेत से उस औरत का साया नजर आता है, जिसे देख के एडवर्ड डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर इजाबेल और कार्लेट उसके पास आते हैं और देख पाते हैं कि एडवर्ड नींद में चलते हुए घर से बाहर निकल गया था, जिसे लेकर इजाबेल और कार्लेट वो घर में वापस चली जाती है। अगली सुबह होने पर एडवर्ड और कार्लेट टिमी नाम के लड़के और कुछ बच्चों के साथ मिलकर खेत की तरफ जाते हैं, जहाँ टिमी सारे बच्चों से पूछता है कि क्या उन लोग को भी उस औरत के सपने आते हैं। तो सभी बच्चे हाथ ऊंचा करते हैं क्योंकि सभी लोगों को उसी का सपना आ रहा होता है, जैसे कि एडवर्ड और कार्लेट को भी आया था। इसके बाद टिमी उसी जगह को खोदकर उस जबड़े को बाहर निकाल लेता है और अपने मुंह में लगा लेता है, जिसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है, जैसे कि कोई सुपरनेचुरल पावर उसे कंट्रोल करने लगती है। और देखते ही देखते वो एडवर्ड के ऊपर हमला कर देता है, उसे पूरी तरह से काटने लगता है। ये देखकर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और कार्लेट हेल्प के लिए घर की तरफ भागती है। कार्लेट घर आने पर देखती है कि सिमंस घायल हो चुके एडवर्ड को घर लेके आ गए हैं और वो डॉक्टर को कॉल करके बुलाते हैं और वो डॉक्टर उसे बताता है कि एडवर्ड को किसी जंगली जानवर ने काटा है। वही हम कार्लेट को देख पाते हैं जो सच्चाई नहीं बताती आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर उसे बहुत डांटेंगे। रात होने पर कार्लेट को एक बार फिर से वही सपना आता है। इस बार वो लकड़ी पर लटका हुआ आदमी उसके पास आकर उसे पकड़कर मारने लगता है। इसी बीच उसकी नींद खुल जाती है। वहाँ से वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे एडवर्ड की आवाज सुनाई देती है। वो उसके कमरे की तरफ भागती है, जहाँ वो देखती है कि एडवर्ड की बॉडी पर
पे बहुत सारे टेंटिकल्स है जो उसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इसके बाद कार्लेट बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सिमंस और इजाबेल वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि एडवर्ड वहाँ से गायब है। वो सभी लोग मिलकर जंगल की तरफ उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें एडवर्ड कहीं भी नहीं मिलता है। इसके बाद अगली सुबह होने पर कार्लेट को देख पाते हैं जो अपनी मेड एनेस के साथ मिलकर चर्च गई होती है, क्योंकि वो एडवर्ड को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। जहाँ उसे टिमी मिलता है जो कि एडवर्ड के बारे में पूछता है। दरअसल टिमी को कुछ भी याद नहीं कि उसने एडवर्ड को घायल कर दिया था। कार्लेट उसे बताती है कि उसने उस जबड़े से उसके भाई को कैसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन टिमी बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इसी बीच टिमी के पास रखी हुई किताब से वो कुछ लाइन पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि किसी एक समुदाय को सिल्वर कॉइन जीसस द्वारा दिए गए थे, क्योंकि वो समुदाय एक श्रापित समुदाय था जो समाज में रहने के लायक बिल्कुल नहीं था। इसी कारण जीसस ने उन्हें वो सिल्वर कॉइन देकर उसे समाज से अलग कर दिया था। लेकिन वो लोग शायद फिर से अपने रिचुअल्स के दम पर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस दुनिया में वापस आ चुके थे। टिमी उस बुक का पेज को फाड़ कर कार्लेट को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर आने पर टिमी को खेतों में एडवर्ड नजर आता है। टिमी एडवर्ड के पीछे भागता है, लेकिन वो उसे कहीं पर नजर नहीं आता है। तभी वहाँ पर क्रिएचर आता है जो टिमी पर अटैक करने लगता है। टिमी उसे बचने के लिए पास में एक झोपड़े के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रिएचर भी आ जाता है, उसे वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद हमें जॉन और एल्फ्रेड को दिखाया जाता है, जिन्हें गायब हो चुके एडवर्ड के बारे में पता चल चुका है, जो सिमंस से उसके बारे में बात करने के लिए आए हुए थे। सिमंस टिमी की डेड बॉडी दिखाने के लिए उन्हें जंगलों में ले जाता है, जहाँ डेड बॉडी को देखकर जॉन समझ जाता है कि टिमी पर किसी क्रिएचर ने हमला किया है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। और ये सब देखकर एल्फ्रेड सिमंस को मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उन पर जिप्सी समुदाय के लोगों का श्राप लग चुका है, ऐसा एल्फ्रेड को लगता है। लेकिन जॉन इन सब बातों में नहीं मानता, तो सिमंस की मदद करने के लिए कहता है और वो उन लोगों के साथ ही रहेगा। अगले दिन जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वहीं पर सारे लोगों के बयान को दर्ज करने लगता है। इसी बीच उसे सिमन के घर में कुछ खून के निशान नजर आते हैं। फिर देखकर जॉन बुरी तरह से चौंक जाता है और सिमन को घर को अच्छे से लॉक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो क्रिएचर अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है। अब उसी रात हम जॉन को देखते हैं, जिससे कि वही सपना आता है जो कार्लेट और सभी बच्चों को आ रहा था, जिसमें वो देखता है कि वो औरत उसे चांदी के जबड़े को उसे दे रही होती है। वो सपने में अपनी बीबी और बच्चों को भी देखता है, जब वही भयानक दिखने वाला आदमी अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ डर के कारण जॉन की नींद खुल जाती है। इसके बाद जॉन एडवर्ड के छोड़े गए खून के निशानों के सैंपल लेता है और इन्वेस्टिगेट करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि एडवर्ड का खून नॉर्मल नहीं है जैसा कि आम इंसानों में होता है। वो अपने खून उसी खून में मिलाता है, जिससे वो पता चलता है कि एडवर्ड का खून उसे खून को एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब खत्म कर रहा था। तभी जॉन को दरवाजे पर किसी के होने का एहसास होता है, तो दरवाजे के पास आकर देखता है तो उसे वही क्रिएचर नजर आता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। उसी वो सिमंस को गन के साथ बुलाता है, लेकिन इससे पहले कि सिमंस वहाँ पे गन लेकर आता, वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। अगले ही दिन हम टाउन में 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम एनी होता है, जो जंगलों में कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर वही क्रिएचर हमला कर देता है। वो क्रिएचर एनी को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसके बाद एनी अपनी जान बचाकर किसी तरह से टाउन में आती है और वहाँ मौजूद सारे लोगों को बताती है कि उन्हें जंगल में क्रिएचर मिला था, जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी है। इस बात का पता जॉन और सिमन को भी चल जाता है। वो उसी खेत में जाते हैं जहाँ पर क्रिएचर ने उन लोग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें वहाँ पे वो 2 बचे हुए लोगों की डेड बॉडी नहीं मिलती। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एनी से बात करने के लिए जॉन और सिमन उसके घर जाते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले ही वो लड़की कहीं पे गायब हो चुकी थी, जहाँ खिड़की पर उसका खून भी लगा हुआ था। इसके बाद हम एनी को देख पाते हैं जो जंगलों में घूम रही थी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी से टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे जो उसे बहुत दर्द पहुंचा रहे थे। इसके बाद एनी के पास ही एक नदी में चली जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें शहर में कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन सभी लोगों को चर्च में इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो उन लोगों को क्रिएचर से बचा सके। अब उसी रात हम इजाबेल और जॉन को देख पाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में जॉन इजाबेल को बताता है कि उसकी फैमिली को भी इसी तरह का क्रिएचर ने खत्म कर दिया था। दरअसल उसके गाँव में जिप्सी समुदाय के कुछ लोग आकर बसने लगे थे और उन लोगों ने उनके गाँव के लोगों को इसी तरह का श्राप दिया था और कुछ क्रिएचर्स पैदा हो गए थे जिन्होंने उनकी फैमिली को खत्म कर दिया था। इसी कारण जिप्सी समुदाय के लोगों को वो अभी तक ढूंढ रहा है ताकि उन लोगों को खत्म कर सके, उन लोगों को उस श्राप से बचा सके। इसी बीच इजाबेल जॉन को सब कुछ बताना चाह रही थी और वो बताती है कि उनके शहर में जिप्सी समुदाय के लोग आकर बस गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर सिमंस आ जाता है, जिसे देखकर इजाबेल चुप हो जाती है। सिमन जॉन को बताता है कि उसे उसकी मदद करनी है तो वो जल्दी करे, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो जॉन उसे बताता है कि कल उस क्रिएचर का आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसने पूरी तैयारी कर ली है। अगले ही दिन जॉन को दिखाया जाता है जो जंगलों में जाल बिछाकर पूरी तरह से तैयार है ताकि वो क्रिएचर को खत्म कर सके, लेकिन उसे नींद
नींद आ जाती है और उसे सपने में वो एनी नजर आती है जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा भयानक दिख रही थी। देख के जॉन बुरी तरह से डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो क्रिएचर वहाँ पे पहुंच चुका है। इससे पहले वो क्रिएचर जॉन के ऊपर हमला करता, किसी तरह से जॉन उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और उसे अपनी गन से उस क्रिएचर को खत्म कर देता है। इसके बाद जॉन क्रिएचर की बॉडी लेकर सिमंस के पास जाता है, जहाँ उस क्रिएचर के पेट काटने पर उसे अंदर से एनी बाहर निकलती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जो अभी भी एक क्रिएचर की तरह दिख रही थी। उसकी हालत देख के वहीं मौजूद उसके पिता अपनी गन से उसे शूट कर देते हैं, जिसकी वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सिमंस को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से डर चुका है। उसे अपने बेटे एडवर्ड्स की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी है। उसे लगता है कि शायद एडवर्ड की हालत कुछ ऐसी होगी। सिमंस किसी भी तरह से अपने बेटे को बचाना चाहता है और जॉन से मदद मांगता है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि उसके कारण पूरे शहर पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उसने उस औरत को जिंदा दफन कर दिया था जो जिप्सी समुदाय की एक बहुत खतरनाक महिला थी, जिसने उसके सारे शहर और सिमंस की फैमिली को श्राप दे दिया। वो इतनी आसानी से उन लोग का पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन सिमंस किसी भी तरह से अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में एडवर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हम जॉन को देख पाते हैं जो कार्लेट के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ है, जो उस दिन हुई घटना के बारे में पूछता है। इसके बाद कार्लेट उसे टीम द्वारा दिए गए उस बुक के फटे हुए पेज को देती है, जिसे देखकर जॉन समझ जाता है कि सारा मामला क्या है। कार्लेट उसे बताती है कि टीम उस सिल्वर जबड़े को चर्च में छुपा रखा है। इसके बाद कार्लेट जॉन को लेकर चर्च जाती है, जहाँ वो उसे जबड़ा देती है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि इस जबड़े के कारण ही लोग इतना ज्यादा अटैकिंग हो रहे हैं। उस जबड़े से काटने के बाद लोग क्रिएचर बन रहे हैं और इस समस्या का समाधान भी जबड़े में मिल जाता है, क्योंकि जॉन जिप्सी समुदाय के नियम को जानता था कि कैसे वो रिचुअल्स किया करते हैं, और वो कार्लेट को बताता है कि उन्हें एक लोहार की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें सिमंस की मेड एनस को दिखाया जाता है जो कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ पे वो क्रिएचर आता है, वो उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से नोच नोच के खाने लगता है, लेकिन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अपने घाव को सभी लोगों से छिपा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि लोगों को ये सब जब पता चलने पर उसे मार डालेंगे। इधर हम जॉन को देख पाते हैं जिसने उस जबड़े को अब कुछ बुलेट में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि उसे लगता है कि उन बुलेट से वो क्रिएचर पास नहीं आएंगे और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे, और इसी दौरान वो उस बुलेट से उन क्रिएचर को भी खत्म कर सकते हैं। इसके बाद जॉन को दिखाया जाता है जो घर के बाहर मसाल जलाकर क्रिएचर का वेट कर रहा होता है। तभी उसकी नजर कपड़ों पे पड़ती है जिन पर खून लगा हुआ था। जॉन नीचे आकर सभी लोगों से पूछता है कि घर में आखिर कोई गायब है क्या, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं देते। सिमंस जॉन को बताता है कि उसे जॉन की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चला जाए, वो अकेले ही क्रिएचर का सामना कर लेंगे। जॉन सिमंस पर गुस्सा हो जाता है और इसी बीच उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। हालांकि जॉन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन भी उन लोग के पास आ जाता है और किसी तरह से उन्हें चर्च की तरफ लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर भी उनका पीछा करता है। तभी जंगल में पहुंचने पर जॉन अपने पास रखी हुई गन से उस क्रिएचर का सामना करने का सोचता है, लेकिन क्रिएचर उसे देखकर भाग जाते हैं। जॉन कार्लेट और इजाबेल को लेकर चर्च में पहुंचता है और वो सारे लोगों को बताता है कि सिमंस क्रिएचर से हाथों मारा गया है। वहाँ मौजूद एक आदमी जॉन के ऊपर शक करने लगता है और वो बोलता है कि बहुत से लोग मारे जा रहे हैं और कोई क्रिएचर उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करता। तो जॉन बताता है कि उसके पास सिल्वर बुलेट है, जिससे कि वो क्रिएचर उससे डरते हैं। अब रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन इजाबेल को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बेटे एडवर्ड की याद आ रही थी। वो गॉड से जाके प्रे करने लगती है। तभी उसे दरवाजे पर एडवर्ड की आवाज सुनाई देती है। इजाबेल चर्च का गेट खोलने लगती है। तभी वहाँ मौजूद सारे लोग जाग जाते हैं। जॉन उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो उस दरवाजे को खोल देती है। बाहर उसे क्रिएचर की शक्ल में एडवर्ड नजर आता है, जो वहाँ मौजूद सारे लोगों पर अटैक करने लगता है। इसी बीच वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। जॉन अपने गन से उस क्रिएचर को शूट करने की कोशिश करता है। वो अपने गन को लोड करने लगता है, लेकिन उसके हाथों से वो सिल्वर बुलेट नीचे गिर जाती है। इसके बाद इजाबेल किसी तरह से एडवर्ड को अपने असली रूप में आने के लिए पुकारने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर इजाबेल पर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। जॉन अपने गन को यूज करता है और अपने गन से एक ही गोली में इजाबेल और उस क्रिएचर दोनों को खत्म कर देता है। जिसके बाद उस क्रिएचर के अंदर से एडवर्ड बाहर निकलता है, जो अब नॉर्मल बन चुका था। अब थोड़ी देर बाद इजाबेल भी अपने बेटे एडवर्ड के बाहों में दम तोड़ देती है और हमें पता चलता है कि एडवर्ड और कोई नहीं बल्कि वो सोल्जर था, जिसे फिल्म की स्टार्टिंग में उन्हीं सिल्वर बुलेट से जर्मनी आर्मी द्वारा खत्म किया गया था। जिसके बाद कार्लेट बची हुई 3 बुलेट जॉन को सौंप देती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइमलाइन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कार्लेट को देख पाते हैं जो जॉन से ही मिलने के लिए आई हुई है। जॉन ने ही कार्लेट और एडवर्ड को पाला था। इस दौरान हम देख पाते हैं कि जॉन अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब वो मरने ही वाला होता है। कार्लेट जॉन को एडवर्ड की लगी हुई गोली को देती है, जो उसे वॉर में लगी थी, जिस कारण एडवर्ड की मौत हो गई थी। इसके बाद हमें उन चारों बुलेट को भी दिखाया जाता है। एडवर्ड का बुलेट से मरना अभी तक भी हमें बताया नहीं जाता और ना ही उसकी मौत का कारण, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।